नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। महान राष्ट्रवादी महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने लिखा, काशी नगर पुलवर पेसुम उरैतान कांचियल केट पदोर कोर करवु छेवो। यानी एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसमें कांची में बैठकर ये सुना जा सके कि बनारस में संत, महात्मा, मनीषी, विद्वान क्या कह रहे हैं। ये कल्पना और ये कामना महान महाकवि तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने की थी और इस कल्पना को संकल्पना में ढालकर मूर्त रूप देने का कार्य आज से 4 वर्ष पूर्व हुआ, जब 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम की शुरुआत की। और अब काशी तमिल संगमम के सनातन सांस्कृतिक विविध रूपों की एकता का पर्याय बन चुका है। आज वाराणसी में इसी सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। काशी तमिल संगमम एक सांस्कृतिक सेतु है जो उत्तर और दक्षिण को, काशी और तेनकाशी को, रामेश्वरम और वाराणसी को एकाकार करता है। 2022 के बाद हर साल से इस आयोजन में नए आयाम जुड़े और ये संबंध और ये सिलसिला और प्रगाढ़ हुआ। काशी और कांची, वाराणसी और रामेश्वरम के संबंध सनातन सभ्यता के आविर्भाव के साथ ही स्थापित हुए हैं और उसी संस्कृति, उसी परंपरा और उसी विरासत का विस्तार है काशी तमिल संगमम। और इसके चौथे संस्करण की शुरुआत आज भव्य तरीके से वाराणसी में हुई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन समेत अनेक गणमान्य लोग इस आयोजन में उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में तमिलनाडु से काशी आए हुए हमारे सांस्कृतिक दूत सरीखे नागरिक मौजूद रहे। अगले 15 दिनों तक ये आयोजन होगा, ये महोत्सव होगा, ये सांस्कृतिक एकता का जो यहाँ पर नाद होगा वो भारत के सनातन संस्कृति को और प्रगाढ़ करेगा। और काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ। 13 दिनों तक चलने वाले संगमम के औपचारिक उद्घाटन से पहले कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम की परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्र भेंट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि और अन्य अतिथियों का भी मंच पर स्वागत किया गया। वेद और तमिल भाषा पर काम करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर तमिल के व्याकरण ग्रंथ का 13 भाषाओं में अनुवादित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में आयोजित हो रहा है और इसकी आज भव्य शुरुआत हुई है। 15 दिसंबर तक चलेगा और इस संस्करण की विशेषता है कि इस बार आओ तमिल सीखें यानी तमिल कारकलम की शुरुआत की गई है और इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए अनेक कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। और काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अगस्त्य मुनि की परंपरा और साथ ही साथ तमिलनाडु की विस्तृत सांस्कृतिक परंपरा के एकीकरण का अध्याय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम स्वरूप है। काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए
भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रहित में भाषा के एकीकरण को देखना चाहिए और भाषाओं का एकीकरण और सांस्कृतिक मिलन का पर्याय है काशी तमिल संगमम। Vested interests create barrier between them. Again, on the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam, I extend my invitation to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, esteemed Mr. Stalin. Please visit Kashi Tamil Sangamam, and you feel great Bharatiya came to this place. He learned Sanskrit, he learned Hindi, he learned Bharatiya Bhashas from this great holy point. And he went back to Tamil Nadu and is a great asset to our national civilization. और काशी तमिल संगमम को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज राष्ट्रीय एकता के पर्याय के रूप में स्थापित हो रही है। हमारा तमिलनाडु में किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा, वो मेरा छोटा छोटा हिंदी, आप माफ करना मेरा हिंदी में कुछ गलत होंगे तो। ऐसे राजनीति में हमारा हिंदी सीखने के लिए वो इस मंच पे मैं पॉलिटिक्स नहीं बात करना था, बात नहीं करूंगा, बट एक हिंदी सीखने के लिए मेरा क्यों अवसर डिनाई करना। मैं सीखूंगा हिंदी, मेरा राइट है, बट उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे, ये बहुत बड़ा एक अवसर भी मिला। तो कैसे काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण राष्ट्रीय एकता का, सांस्कृतिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठता का, भारत का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण बना है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन जी, जो कि जेएनयू से हैं, और प्रोफेसर रामराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बीएचयू से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आप संबद्ध रहे, बीएचयू में आप कुलपति रहे। सर, इसलिए संबोधित करूंगा कि आप हमारे गुरुवर भी हैं। सर, एक चीज़ ये कहूँगा कि किस तरीके से काशी तमिल संगमम आज सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक एकता, दार्शनिक एकता, भाषाई एकता का पर्याय बन चुका है, और उन मंसूबों पर भी कहीं ना कहीं पानी फेर रहा है, जो कहीं उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश सनातन को करते थे, राष्ट्र को करते थे, भाषा को करते थे। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनी जी। आज निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और वे सफल हुए। तब कहा गया ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, और पहला सिद्धांत बना वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा हमारा परिवार है। परिवार में अलग अलग लोग, अलग अलग क्षमता के लोग जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो परिवार समृद्धि और ऊंचाई पर बढ़ता है। इसी तरह से यह देश भी हमारा परिवार है, और इस परिवार में अलग अलग क्षमता के लोग, अलग अलग योग्यता और पात्रता के लोग जब सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे, अर्थात जब राष्ट्र एकीकृत होगा, तब एक श्रेष्ठ भारत बनेगा। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह शुरुआत की है, निश्चित तौर पर यह इतिहास में एक अविस्मरणीय स्वरूप में समझी और जानी जाएगी। जी जी। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कहा गया, हमारे शास्त्रों में भी हमारे मनीषियों ने कहा कि काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका आज नए तरीके से राष्ट्रीय एकात्मता को परिभाषित कर रहा है काशी तमिल संगमम, जबकि इसी प्रकार के अन्य आयोजन भी, चाहे काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र संगमम और अन्य चीज़ें देश के अलग अलग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको जोड़ने को
एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मिश्रा जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि अब जो गुरु जी को यहाँ पे बुला कर रखा है, त्रिपाठी जी को, प्रोफेसर राजाराम जी को, मेरे जैसे व्यक्ति को आपने इनके साथ में बिठा दिया। मैं थोड़ा छोटापन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये आपका निर्देश है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कालिजयी कविता से प्रारंभ किया अपना कार्यक्रम, और उस कविता में जो आपने उसका अनुवाद भी बताया, यदि आप उसको देखें, और इसके अतिरिक्त जैसे अभी गुरु त्रिपाठी जी ने बताया कि कितने काल से उत्तर और दक्षिण भारत में कोई अंतर नहीं कहा जा सकता, एक सिर्फ दूरी का अंतर है, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हों, या उससे शंकराचार्य जी से पहले एक बहुत बड़े कवि वहाँ प्रोफेसर राजाराम जी बैठे हुए हैं, बताएंगे, ये भारवी हुए हैं, वो तमिलनाडु के हुआ करते थे, और उन्होंने काशी का और उत्तर भारत का जितना सुंदर वर्णन किया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि इन लोगों ने अपनी यात्रा की होगी और यात्रा करके काशी तक गए होंगे। आपने स्वयं बताया कि कांचीपुरम है, कांची है, एक शिव काशी भी है। मुझे पता है कि कई ऐसे गांव हैं तमिलनाडु में जिनका नाम काशी है, भले उनको हम न जानते हों। और तो काशी और साउथ का, या काशी को साउथ से जोड़ना, ये नई परंपरा प्रधानमंत्री ने ये इतनी सुंदर शुरू की है, चूंकि ये हमारी विरासत है, ऐसा ही हुआ है। आप मंडन मिश्र का मैंने उल्लेख किया, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में जो वार्तालाप होता है, या रामानुजाचार्य जब वहां पहुंचे थे, या जो मध्वाचार्य का जब वहां पे पीठ है। इसके अतिरिक्त एक दक्षिण भारत के महानतम कवियों और विश्लेषकों में से एक है पंडित जगन्नाथ। उनका भी वो आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वो उत्तर भारत में रहे, काशी में पढ़े, और काशी में ही भी उनका अंतर्धान हुआ। तो बहुत पुरानी परंपरा है, और शैव सिद्धांत, शैव दर्शन, शैव भक्ति की जो परंपरा है वो तमिलनाडु में बहुत ही प्राचीन है, कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है। इसलिए ये कहने में तो बड़ा न्याय लगता है, इसीलिए जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि बहुत सुंदर परंपरा प्रधानमंत्री ने शुरू की है। और आज अभी आप मुझे सुनकर के मैं गदगद हो गया जब मुरुगन जी, जो हमारे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, उन्होंने हिंदी में, कितनी सुंदर हिंदी में बोल करके ये कहा कि अब उत्तर भारत के भी लोग यदि तमिल सीखें, तेलुगु सीखें, मलयालम सीखें, कन्नड़ सीखें और अन्य भाषाएं सीखें तो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा जी। कुछ भाषाएं जानते हैं, उनको आनंद आता है कि भाषाओं को जानने, भाषा के साथ संस्कृति और सभ्यता आपके अंदर समा जाती है जी। इसलिए काशी तमिल संगमम बहुत ही अहम एक निर्णय था, और उसकी चौथी कड़ी जो आज हो रही है, इससे हम लोगों को बहुत आह्लाद हो रहा है जी। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे मनीषियों ने कहा कि संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम, महर्षि अगस्त को माना जाता है कि आदि वैयाकरण होने के साथ साथ तमिल भाषा के जनक। कहा तो जाता है कि भगवान शंकर के निनाद से अलग अलग स्वरों का उद्भव हुआ, और सबसे विश्व की प्राचीनतम भाषा है तमिल। तो किस तरीके से ये उत्तर दक्षिण का सम्मिलन और गंगा गोदावरी का मिलन, गंगा कावेरी का मिलन, और कैसे जो एक नैरेटिव चलाया गया बड़े लंबे समय तक कि अलग आर्य संस्कृति है, अलग द्रविड़ संस्कृति है, स्वरूप अलग है लेकिन संस्कृति समाहित रूप में एक है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने और भाई हीरामन जी ने जो बातें कही, अगर हम काशी तमिल संगमम को पौराणिक काल से जोड़ें तो महर्षि अगस्त से, और भगवान श्री राम ने कैसे इसको जोड़ा, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऋषि अगस्त से जुड़ी हुई जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, तमिलनाडु और काशी के बीच की प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं, वो काशी तमिल संगमम के संबंधों को दर्शाती हैं। यह नया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में किस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुआ दक्षिण और उत्तर का, जो कथमपि कहीं से प्रासंगिक प्रतीत ही नहीं होता। हम अगर पुराने शास्त्रों को देखें, और जहां तक भाई हीरामन जी ने जो पुराने कवियों की बात की,
तो हम ऋषियों की परंपरा से अगर चलते हैं तो हमारे जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, सब एक दूसरे से आबद्ध हैं। और मैं बताऊं कि पांडियन शासक आदि वीर पराक्रम पांडियन ने सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाने के लिए उत्तर की यात्रा की थी और एक शिव मंदिर बनवाया जिससे तेन काशी नाम पड़ा जी। तेन काशी दक्षिण काशी कहा जाता है। तो जो हम प्रभाव देखते हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु और काशी के बीच का संबंध रहा है। सदियों से आध्यात्मिक यात्राएं होती रही हैं। अनगिनत तीर्थयात्री, विद्वान, साधक विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान प्रदान होता रहा है और सांस्कृतिक और भाषाई योगदान एक दूसरे के बीच इतना ज्यादा है कि वो आज भी काशी के तटों पर देखने को मिलते हैं। और वहां हम देखते हैं कि जब यात्रा में से अगर गंगा के तटों पर घूमने चले जाएं तो हमें देखें तमिलनाडु के बहुत सारे लोग स्नान करते, ध्यान करते, श्राद्ध करते, विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन और बालू से भगवान शिव की आकार बनाते हुए और वहां पर यहाँ से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाने का प्रावधान, जिस तरीके से जो संयुक्त पूरी पद्धति है बताती है कि कितने हम अंतर्निहित तरीके से जुड़े हुए हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे तीनों विद्वानों के साथ, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की, जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में हुई भव्य तरीके से। और किस तरीके से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ भारत के आध्यात्मिक दार्शनिक एकीकरण का नए युग की शुरुआत है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी, की जो पूर्व कुलपति रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी जी JNU से, और प्रोफेसर डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से। आप तीनों लोगों से प्रणाम। और एक बार मैं फिर कहूँगा प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी कि अगर देखें तो वाराणसी में ही ऐसे अनेक घाटों के किनारे ही चले जाएं तो हरिश्चंद्र घाट पर काशी कामकोटीश्वर पंचायतन मंदिर है। पट्टाभिराम शास्त्री जी जो कि हनुमान घाट में ही रहा करते थे। भरतियार महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी जिस मोहल्ले में थे उस तमिल मोहल्ला ही पूरा जाना जाता है। कण कण में काशी में अगर देखें तो तेन काशी, और तेन काशी में भी अगर देखें तो कण में रामेश्वरम में विश्वेश्वर और विश्वेश्वर में रामेश्वर। तो किस तरीके से उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, प्रोफेसर त्रिपाठी जी? मिश्र जी, काशी में बड़ी मात्रा में तमिलनाडु के लोग रहते हैं और उनके मन में काशी के प्रति श्रद्धा का भाव वही है जो काशी के निवासियों का है जी। और यह बात कोई नई नहीं है। हमारे यहाँ गंगा का उद्गम उत्तर भारत से होता है, परंतु गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव जो गंगा के किनारे रहने वाले लोगों का है, उससे अधिक भाव दक्षिण भारत में और विश्व के किसी कोने में रहने वाले लोगों के मन में भी वही भाव है जी। रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने दक्षिण भारत में की, परंतु उत्तर भारत के लोग अपना जीवन अपूर्ण मानते हैं जब तक वो रामेश्वरम का दर्शन नहीं कर पाते। निश्चित तौर से तो आज इस बात की कहीं न कहीं जो अभी बात कही उपाध्याय जी ने कि कहीं न कहीं कुछ विसंगतियां, ये स्वाभाविक तथ्य है। परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीता विसंगतियां और विकृतियां आती हैं, परंतु उन विसंगतियों और विकृतियों से मुक्त सिद्धांत, विचार और मूल्य ही राष्ट्र हैं। इसलिए जब जब ये संकट में पड़े हैं तब कोई न कोई कारक कोटि का पुरुष आता है और हमारे उस विचार को, मूल्यों को, सिद्धांतों को, व्यवहार को इन विसंगतियों से दूर करता है। तो भगवान अगस्त्य का उदाहरण अभी दिया गया। राम ने एकीकरण का प्रयास किया जी। इसी तरह से भगवान शंकराचार्य ने उस समय में पूरे देश की यात्रा करके सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। तो यह अनादिकाल से प्रयत्न चला रहा है और आज भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है। और जब हम
एकीकृत होंगे और एक दूसरे की भाषा को, व्यवहार को, विचार को समझेंगे, तभी हम एक दूसरे की अच्छाइयों से अपने को जोड़ेंगे और विसंगतियों से दूर होंगे। इसलिए यह जो काशी तमिल संगमम का जो प्रयत्न है, इसकी शुरुआत काशी से हुई, क्योंकि कोई भी महापुरुष तब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता जब तक वो काशी नहीं आता। इसलिए शंकराचार्य भगवान को भी काशी आना पड़ा और इसलिए काशी से इसकी शुरुआत हुई और रामेश्वरम में इसका जो समापन हो रहा है चतुर्थ संस्करण का, यह एक निश्चित तौर पर हमारे इतिहास का पुनर्नवीनीकरण और भारतीय मर्यादा, प्रतिष्ठा, परंपरा और संस्कृति की स्थापना का एक अत्यंत सुदृढ़ प्रयत्न है। जी, और निश्चित तौर से उसी परिप्रेक्ष्य में ये काशी तमिल संगमम है जो कि एकात्मता का प्रतीक है। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि किस तरीके से गंगा जी के श्रद्धा के लिए हर व्यक्ति में मन होता है। राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, अगर इनकी बात करें तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की उन्होंने, गंगा से जल ले जाकर वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। और उसके अलावा अगर देखें तो किस तरीके से जो बीच की स्थितियाँ रही, शैव और वैष्णव का जो द्वैत और द्वंद्व था वो भी समाप्त हुआ। तो किस तरीके से काशी से निकली हुई जो अनहद नाद है वो भारत भर को गुंजायमान करती है और उसी का एक प्रयास है। तब जबकि हम एक बार फिर कहते हैं कि चलिए तमिल सीखें, और यहाँ से कहा जाता है कि चलिए हिंदी सीखें, संस्कृत सीखें और नए सिरे से अपनी संस्कृति को व्याख्यायित करें। जी अश्विनी जी, और जैसा गुरुजी ने बोला और आचार्य रामराज उपाध्याय जी ने जैसे बताया कि ये जो संबंध है इसको हम किसी भी रूप में देखें, ये एक तो अनादिकाल इसको हम कह सकते हैं, यद्यपि अनादिकाल कहना होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन यदि हम पढ़ें, आप थिरुवल्लुवर को पढ़ें और आपने उल्लेख किया महाकवि का, इसके अलावा अनेक ऐसे संस्कृत के जो दार्शनिक हैं, आचार्य हैं, जो दक्षिण में पैदा हुए, दक्षिण में पढ़े और फिर काशी जब तक नहीं पहुंचे तब तक मुझे लगता है कि उनको लगता था कि उनकी शिक्षा नहीं पूरी हुई। तो ये संबंध सदैव अनवरत अटूट बना रहा है। और अभी त्रिपाठी जी ने भी बोला, रामराज जी ने भी बोला कि जो पहला ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी वो तो दक्षिण में हुआ था ना। उसके बाद आते आते आप जैसे आपने स्वयं कहा कि विश्वेश्वर और रामेश्वरम दोनों को जब तक एक रूप में नहीं देखा जाएगा तब तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और उसका जो ज्ञान है, भारतीय की जो ज्ञान धारा है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए उत्तर भारत में तमिल सहित सभी भाषाएं जो दक्षिण की चारों पांचों भाषाएं हैं, जब तक उनका ठीक से अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक उत्तर भारत के लोगों में भी वो भाव नहीं जगेगा। हम और आप तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि भाषा को उसी रूप में पढ़ा जाए तो उसका और भी आनंद आएगा। तिरुवल्लुवर को पढ़ें या सुब्रमण्यम भारती को पढ़ें या और अनेक कवि हैं, या तमिल में लिखे गए नाथमुनि के ग्रंथ हैं, या आलवंदार जो है यामुनाचार्य जी का है, और स्वयं रामानुजाचार्य और उनके परम शिष्य वेदांत देशिक, इन लोगों ने तमिल में भी उन्हीं ग्रंथों की रचना की जिसकी संस्कृत में रचना की। और जब वो संस्कृत में ग्रंथों की रचना करते थे तो उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में काशी होता था, उत्तर भारत होता था, हमारा हिमालय होता था। तो ये जो ज्ञान की धारा है वो हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक अनवरत बहती रही है। बीच में जैसे अभी गुरुजी ने बोला कि कुछ ऐसे व्यवधान आए होंगे जो होते हैं, लेकिन एक कोई जो युग पुरुष होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, जो अपने अतीत को ला करके और उसको सजीव बना देता है, तो काशी तमिल संगमम जो है उसी को सजीव करने की, उसी को सेलिब्रेट करने की, उसी का आनंद लेने की एक परिपाटी उन्होंने जो प्रारंभ की है, उसका चौथा संस्करण आज हो रहा है। और मुझे आशा है कि ये हमेशा चलता रहेगा। और जैसा कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा और शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रधान जी ने जो न्योता दिया है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, बिल्कुल खुले हृदय से समय बेहद कम है दिया है कि आप आए और काशी में बैठे तो देखें कि तमिलनाडु कितना वहां पर बसता है। जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी आपसे कि ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान शुरू हुआ है आज। तेनकाशी से हजारों की संख्या में हजारों किलोमीटर चल के लोग आ रहे हैं काशी। रास्ते भर एक सांस्कृतिक दर्शन करते हुए, भारत दर्शन करते हुए युवा किस तरीके से इस तरीके के आयोजनों से सम्मिलित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भाषाई या क्षेत्रीय विभेदीकरण की राजनीति थी उस पर कैसे विराम लगता है। देखिए,
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले का चेट्टियार समुदाय पिछले 250 वर्षों से अधिक समय से काशी विश्वनाथ मंदिर की दैनिक पूजा आरती के लिए आवश्यक सामग्री भेजता रहा है। और काशी नट्टू कोट्टई नगरथर सत्रम मठ है जो 200 से भी अधिक वर्षों से काशी में मौजूद है और मंदिर में प्रसाद वितरण और भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करता है। 17वीं शताब्दी में तमिल संत कुमार गुरुपराद देशिकर ने हनुमान घाट पर कुमार स्वामी मठ की स्थापना की, जिसने काशी में तमिलों की उपस्थिति को मजबूत किया और मुगल शासक दारा शिकोह को मनाकर गौरी केदारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया जी। तो जो ये परंपरा पूर्वजों ने स्थापित की है, निश्चित रूप से तमिलनाडु के युवा उस बात को समझेंगे। और आज जिस काशी तमिल संगमम की स्थापना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने कार्यकाल में हुई है, क्यों नहीं आगे के राजनीतिज्ञों में इस प्रकार का विल था? किस प्रकार से हम दक्षिण और उत्तर के नाम पर, भाषा के नाम पर अपने ही देश में मतभेद पैदा करते रहे। हाँ, और उन्हीं मतभेदों को उन्हीं क्षुद्र राजनीतिक निहितार्थों को समाप्त करके एक पूर्ण विराम लगाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करता है काशी तमिल संगमम। बहुत बहुत मैं प्रणाम कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा आप तीनों गुरुजनों का, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, डॉक्टर हीरामन तिवारी जी और प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। तो निश्चित तौर से महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जो संकल्पना है कि भारत देश नाम भयकारी, जन जन इसको गाएंगे, शत्रु भाव सब मिट जाएंगे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना निश्चित तौर से चरितार्थ होगी, मूर्त रूप होगी, वास्तविकता के धरातल पर आएगी काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों से। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।